आपका, आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। 27 दिसंबर को हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा था और ये झटका तब लगा था जब कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया है और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई है। तब कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें यूपी सरकार से 31 जनवरी तक चुनाव कराने को कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं रखा। हालांकि इस मामले पर यूपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक सभी काम पूरा करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जल्द चुनाव कराने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई है, इसीलिए जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना खत्म हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक यूपी में निकाय चुनाव कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को 3 महीने का समय दिया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि निकाय चुनाव के लिए उसकी तरफ से जारी आरक्षण सूची में कोई विसंगति नहीं थी। निकाय चुनाव के लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण में सभी नियमों का पालन किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। उसके फैसले के बाद ही निकाय चुनाव कराने को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले के साथ ही अब इसे राजनीतिक पार्टियां कैसे देख रही हैं और साथ ही साथ किसके लिए राहत और किसके लिए एक और मौका या फिर यूं कहें कि वक्त मिल गया है सियासत करने का, इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खेरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस की। मुन्ना जी आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें क्या कुछ कहा, क्या कुछ अहम बातें की, विस्तार से बताएं। नेहा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कि ओबीसी की बिना रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर उसको ध्यान में ना रखे तो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन ना करने की सिफारिश की थी और उसने स्टे लगा दिया था यूपी गवर्नमेंट के 2 नोटिफिकेशंस पे, जो एक 5 दिसंबर और एक 12 दिसंबर पे निकला था, जिसके जो मतलब एक प्रोसेस था कि ये इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे आ गया था इसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। तो 27 दिसंबर को एसएलपी लगी थी, स्पेशल लीव पिटीशन, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें उनके जो ऑर्डर प्रेयर ये थी उसके अंदर कि ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है ये टेनेबल नहीं है और हमारी इच्छाएं जो हैं, मतलब सरकार वो बेसिकली जो उनके राइट्स हैं उनको कर्ब करना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, लेकिन सिचुएशन इस
कमीशन होता है बेसिकली है जी, ट्रिपल टेस्ट करके एक सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी रखिए सर, अपनी बात रखिए। नेहा जी अब आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है सर, बताइए। तो नेहा जी ये ट्रिपल टेस्ट था, इसके अंदर ये कहा गया था कि हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि हम वर्ग की जो उनकी है, जो उनका पार्टिसिपेशन के अंदर उसको कर्ब करते हैं, हम रोक दें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और ट्रिपल टेस्ट की बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए SLP एक फाइल की 27 नवंबर को बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। आज जो जजमेंट आया उस कोर्ट ने उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर कर दिया, गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि आप इलेक्शंस को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ उसमें ये है, सॉलिसिटर जनरल जब इस मैटर में अपीयर हुए नेहा जी, उन्होंने ये कहा कि हमारी मंशा कभी भी ऐसी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक वर्ग की रिप्रेजेंटेशन को दबाएं, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट ये है कि अगर जैसे ओबीसी को छोड़ दो और SC/ST की बात दें और उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ पोस्ट जिनके ऊपर वो इलेक्शन कंडक्ट करें, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो कोर्ट SC ने, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट ने समझा सबमिशन ये रखा कि हालांकि जो कमीशन जो ओबीसी की रिजर्वेशन के बारे में डिसाइड करेगा वो 5 मेंबर का कमीशन है, एक बात ये बताना चाहूंगा, और हाईकोर्ट के ऑर्डर के कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने। तो इससे एक बात साफ हो गई थी कि यूपी गवर्नमेंट की कभी भी मंशा ये नहीं रही कि वो इसमें इलेक्शन को विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के कराना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट भी आई थी कि हमारी कभी ऐसी मंशा नहीं रही और हम इलेक्शन अब कराएंगे तो वो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही कराएंगे, और उसको देखते हुए उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी का गठन भी कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने एक कमीशन का गठन कर दिया, उसका टेन्योर जो होता है वो 6 मंथ्स का होता है। मतलब कि उस कमीशन को जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है, कैसे होगी, किस एरिया में कितनी ओबीसी की पॉपुलेशन है, कितना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस इलेक्शन में, कौन सी सीट के ऊपर जनरल कंटेस्ट करेगा, कौन सी पे ओबीसी करेगा, कौन सी पे SC/ST करेंगे, ये को डिसाइड करना होता है। तो क्योंकि कमीशन का लॉ ये कहता है कि 6 मंथ्स के अंदर आपको ये पूरी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देनी होगी, और गवर्नमेंट उसके रिकमेंडेशन के ऊपर इलेक्शन के आगे की जो प्रक्रिया है उसको चला पाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने आज सबमिशन दिया कोर्ट के अंदर कि हालांकि कमीशन के पास है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस कमीशन की फाइंडिंग 31 मार्च तक आ जाएंगी। ठीक है। ये अब इसमें बात एक ये भी नेहा जी, जो बेसिक कंटेंशन है ओबीसी रिजर्वेशन का, उसमें सिर्फ ये था कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को इस इलेक्शन में उनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और उनको अकोमोडेट किया जाए। जी जी जी। इसमें जो मेन मुद्दा आना था वो है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट का बेसिकली क्या है कि जो बैकवर्डनेस है किसी भी कम्युनिटी की, उनका लोकल बॉडीज के अंदर जो एक पैनल, ठीक है, मैं ट्रिपल टेस्ट का भी आधार समझूंगी सर आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विजय खैरा साहब, सीधा मैं रुख आपका कर रही हूँ क्योंकि यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर, उनके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है?
नहीं, राहत क्या, जैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हाँ। इमीडिएटली दो बातें उसमें थी। एक तो हम चुनाव जल्दी कराना चाहते थे, दूसरी बात रिजर्वेशन के साथ कराना चाहते थे ओबीसी के। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी। और जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया तो तरह तरह की बातें की गई, लेकिन हाई कोर्ट का स्टे गलत था। तरह तरह की बातें फिर किस तरह से की गई सर, वो भी तो थोड़ा समझाइए। हाँ, ये तो आप पे आरोप लग रहा है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया था। हाँ, नहीं, नियम ऐसा नहीं है जिसका पालन नहीं हुआ हो। नियम पूरा पालन हुआ है। ओबीसी का रिजर्वेशन नियमानुसार हुआ है, और नियमों की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे किसी केस में, उस केस में बाद में महाराष्ट्र ने माना या मध्य प्रदेश ने माना, तब पहले भी उन्होंने भी नहीं माना था। मानने का सवाल नियमों का पालन अगर हुआ था तो फिर हाई कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया था? हाई कोर्ट ने क्यों दिया वो तो हाई कोर्ट ही बता सकते हैं। नहीं, वो तो आप लोग ट्रिपल टी का क्या आप लोगों ने पालन किया था? ट्रिपल टेस्ट का क्या आप लोगों ने पालन करवाया था? या फिर ये जो पूरे आप लोग कर रहे थे, ये रैपिड टेस्ट के थ्रू किया जा रहा था, ये तो कहा ही जा रहा है ना सर, उस पर तो सवाल उठेंगे ही ना। हमने नहीं, सवाल नहीं है, सवाल इसका नहीं, सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने जब आदेश किए तब राजनीति शुरू हुई है, इसके पहले नहीं हुई। इसके पहले अगर ऐतराज था तो ये पहले शुरू में बात करते। पहले इतने दिन सब पार्टियों के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद तारीखें तय हुई हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी सारी की सारी जितनी रिकॉग्नाइज पार्टी है सबको बुलाया था, उनसे डिस्कस किया लीडर्स के साथ, नोटिफिकेशन हुआ, तब तक इनको कोई ऐतराज नहीं था, तब तक कोई बात नहीं थी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय सर ऐतराज था तभी तो याचिका दाखिल की गई थी। नहीं, मैं उस समय नहीं गया याचिका दाखिल, आप तो सूची जारी कर चुके थे सर। इसके पहले नहीं, आप बात समझिए, इसके पहले जब भी इलेक्शन कमीशन कोई भी चुनाव की तय करता है प्रक्रिया या तारीख, उसके पहले वो सब पार्टियों की, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाता है। जी बिल्कुल। उस मीटिंग में सब लोग जाते हैं, हाँ। अपनी अपनी बात रखते हैं। तब ये तय था कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक कोई कोर्ट का जो जजमेंट बनता है उसके लिए जब कानून बनता है तब वो लागू हो जाता है। लेकिन कोर्ट के जजमेंट को कोशिश की जाती है कि उनको माना जाए जहाँ तक हो सकता है, माने जाते हैं। और बहुत बार जब तक कानून नहीं बनते हैं, ऐसे सैकड़ों ऐसे कोर्ट के आदेश हैं जो आज तक माने नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, माने भी नहीं जाते हैं। अभी भी पुलिस में और थाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, दुनिया भर में नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जब तक कि वो अदालत में वकील न रखे या जब तक वो बात सामने नहीं आए तो नहीं माने जाते हैं। बिकॉज दिस नॉट बिकम द लॉ ऑटोमेटिकली। उसके लिए लॉ बनाना होता है, उसमें सरकार को समय लगता है, पार्लियामेंट में जाना होता है। फिर भी जहाँ तक हो सकती है सरकार उन कानूनों को मानती है, उनके आदेशों को मानती है। इस केस में भी जब हाई कोर्ट ने कहा तो आदेश मानते अगर इससे नहीं होता, लेकिन हम गलत समझते थे कि इतनी जल्दी चुनाव नहीं हो सकते हैं। एक प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। अभी भी आपने सुन लिया 3 महीने, ये तो 3 महीने कोशिश की जाएगी, अदरवाइज ट्रिपल टेस्ट के लिए 6 महीने लगते हैं। ट्रिपल टेस्ट इज नॉट एन इजी थिंग। यूपी जैसे देश में जहाँ की इतनी लंबी पॉपुलेशन है, गाँव में, दुनिया भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इम्प्लीकेशन, ठीक है जोशी साहब, ठीक है सर, ठीक है, करना होता है। ठीक है सर। जोशी साहब, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ओबीसी विरोधी है? ये तो कह रहे हैं हम तो आरक्षण के साथ चाहते हैं कि चुनाव हो, वही अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, टाइम दे दिया। आप लोगों के लिए भी राहत कही जा सकती है क्या? बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, ऑडियो कट के बीच में आवाज आ रही है। आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, नेहा जी मेरे को आवाज आ रही है जी। मैं बात रख सकता हूँ अपनी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है, जो पिछड़ों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खाना चाहती थी, निश्चित तौर पे आज हमारी लड़ाई को मोहर लगाने का काम उन्होंने करा है। और निस्संदेह में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है कि जो चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे निश्चित तौर पर ये लोग भाग रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ जो आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी है, उस व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाने की इन्होंने कोशिश करी है। क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि जब सरकार को चुनाव कराने थे ये पर्यटन में व्यस्त थे, क्योंकि ये अपने संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहे थे। निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसके खिलाफ पिटीशन भी दायर करी और आज उसका जो फैसला है निश्चित तौर पे वह स्वागत के योग्य है।
और इसके साथ में साथ हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव इनकी वजह से लेट हो रहा है। ये चुनाव जनवरी में हो जाना था, लेकिन जो नहीं हो पाया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के कारण ना हो पाया। इसके लिए इन्हें प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए और इन्हें सभी उस ओबीसी वर्ग से भी माफी मांगनी चाहिए जिनको आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय मिला है। क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कह दिया था कि चुनाव आप ऐसे ही कराइए, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था थी चुनाव की संवैधानिक इनकी जिम्मेदारी थी, इसको ये पूर्ण करने में सक्षम नहीं। ठीक है विजय खैरा साहब, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। आप लोगों की वजह से ही ये जो चुनाव है वो लेट हो रहा है, ऐसा जोशी साहब कह रहे हैं। मुन्ना जी का रुख करूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये माफी मांगेंगे। मैं अखिलेश यादव की इनकी पूरी पार्टी जब ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर उस समय ऐसी रिजर्वेशन के और पार्लियामेंट में माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरा का पूरा प्रपोजल फाड़ के फेंक दिया था, तब शर्म नहीं आई इनको। अब माफी मांगने जब नहीं मांग पाए तो अब मांग लेना चाहिए। इनकी तो शुरू से ही ऐसी आदत है, किसी तरह रिजर्वेशन रुके, किसी तरह प्रमोशन रुके, नहीं मिल पाए। इनका खाली ओबीसी के माने सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान क्या सब लोग जानते हैं इनका ओबीसी के मतलब क्या होता है। एक जाति, एक कुनबा, एक ही सिर्फ। बाकी ओबीसी की जातियां अति पिछड़ी है, इनको मानना नहीं है, दूसरी जातियों को मानना नहीं है। प्रमाणित तौर पर इतने बार सामने आ चुकी है बातें, तो उसकी माफी ये मांगे। इसमें माफी का क्या सवाल, हमने तो ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन देके किया ही था। कौन सी गलत बात हुई है इसमें? ट्रिपल टेस्ट की बात है, तो ट्रिपल टेस्ट अगर अब जरूरी है, कोर्ट ने कहा है तो ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए। तो ये तो पहले भी जरूरी था ना, लेकिन आप लोगों को जरूरी नहीं लगता था ना सर? वो जरूरी नहीं है उतनी सीटें रहे, हो सकता है ओबीसी की कम हो जाए, तब क्या होगा, ज्यादा हो जाए, तब ये चेहरा इनका दिखाएंगे, माफी मांगेंगे तब। मुझे बताइए, अभी उसकी रिपोर्ट तो आने दीजिए। ठीक है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से। देखिए खैरा जी, जो आप खैरा जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन में हो सकता है ओबीसी की सीटें कम हो जाए। मैं कहना चाहता हूं जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत रिजर्वेशन की मांग हमने करी है। ये कम और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। भारत के संविधान में सबको लिखा है कि आरक्षण की, ओबीसी की क्या व्यवस्था है, एससी की क्या व्यवस्था है, एसटी की व्यवस्था है। कृपया यही तो बरगलाने का काम आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? केवल देश को बरगलाने का काम करते हैं। और आज जो हमारे जो नए विद्यार्थी उनको गलत कानून पढ़ाने का काम खैरा साहब कर रहे हैं। खैरा साहब, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कसके का कानून को पढ़ाई करी है हमने 5 साल कसके पढ़ाई करी है। अगर आप उस पर बात करोगे क्या? तो मैं 1000 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बारे में बात कर सकता हूँ आपसे। आप देश को बदलाएंगे क्या? आप देश को बदलाएंगे क्या? ये कह के आप अपनी गलती मांगिए, आपकी मांगिए, आपकी ठीक है ठीक है ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं ना सर, क्लियर कर देते हैं, रुक जाइए, क्लियर कर देते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है। मैं मुन्ना जी का रुक करूँ एक सेकंड। मुन्ना जी मैं आ रही हूँ, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रदीप जी इस बात को क्लियर कर दीजिए, आरक्षण को लेकर जो निकाय चुनाव है उसमें आरक्षण को लेकर जिस बात का जिक्र अभी विजय खैरा साहब कर रहे हैं कि देखिए अगर ट्रिपल टी होता है, ट्रिपल टेस्ट होता है, उसके बाद ओबीसी की सीटों में कमी भी आ सकती है। क्या क्राइटेरिया होता है सर ट्रिपल टी का, ये थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा डिस्क्राइब करिए। यदि ट्रिपल टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाँ, उसके अंदर बड़ा अच्छे से डिफाइंड है। जो कमीशन अभी गठन हो चुका है कमीशन का, कमीशन डिसाइड करेगा। ये जरूरी नहीं होता है कि भाई वो नंबर ऑफ ओबीसी की कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है वो रिड्यूस ही हो। 2-3 चीजें देखनी होती हैं कि टोटल रिजर्वेशन, एक तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है कि रिजर्वेशन टोटल मिला के एससी एसटी ओबीसी का टोटल रिजर्वेशन या कोई और रिजर्वेशन मिला के वो 50% को एक्सीड नहीं कर सकता है, 50% के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ट्रिपल टेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं आपको एक बस छोटी सी एक बता देता हूँ। ट्रिपल टेस्ट की 2-3 छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है उसमें। सबसे पहले पैनल का गठन होगा जी, 5 मेंबर के पैनल का गठन ऑलरेडी हो चुका है। वो पैनल नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस, इसको ध्यान में रखते हुए लोकल बॉडीज के अंदर, क्योंकि हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन का नेचर क्या होगा और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, अल्टीमेटली उसकी ओवरऑल ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑन द सोसाइटी भी देखना है उसको। ठीक है, दूसरा बताइए। तो ये सब को देखते हुए ट्रिपल टेस्ट का यही है, छोटा सा, ज्यादा लंबा चौड़ा। तो सर इसमें ये कैसे तय होगा कि क्या इसकी सीटें बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ये कैसे तय होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में ऑलरेडी अपना बताया हुआ है
कि ये जो है एक तो नेचर देखेगा, किस नेचर का ये इलेक्शन होना चाहिए, दूसरा उसकी इम्प्लीकेशन की बैकवर्डनेस के ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी, इम्प्लीकेशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। वो कंडीशन वो जो ये अपना कमीशन बैठा है 5 लोगों का, वो इस बात को डिसाइड करेगा। नंबर पर्टिकुलर, देखिए जो नंबर होता है कि वो कैसे डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ओबीसी की या किसी अन्य जाति की किसी वर्ग की अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पीपल, तो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया का अगर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन लेंगे और उसके अंदर देखेंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिमार्केटेड होती है ऑलरेडी, उसके अंदर कितने ओबीसीज हैं, कितने जनरल के हैं, कितने एससी एसटी हैं, तो पैनल सब चीजों को देखेगा और अल्टीमेटली उनके इम्प्लीकेशन को भी देखेगा। क्योंकि इलेक्शन ये यहाँ तक सीमित नहीं है, इलेक्शन होने के बाद तो मतलब इसकी संभावना है कि उनकी सीटें भी कम हो सकती है, ये मैं इसका बढ़ भी सकती हैं। संभावना का तो ये है ना, आपको जो पैनल का काम ही ये है, ट्रिपल टेस्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम की हुई है इससे पहले। ठीक है ठीक है सर, मैं मुन्ना जी का रुख करूंगी। मुन्ना जी, मैं जोशी जी एक सेकंड में आ रही हूँ। जोशी जी, सॉरी मुन्ना जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए अब आप लोगों के लिए तो वक्त मिल गया, आप लोगों को क्या जो तैयारी विधानसभा चुनाव में नहीं दिखी वो निकाय चुनाव में दिखेगी क्या? मुन्ना जी आवाज मिल रही है आपको? कट कट के आवाज आ रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए मैं आपसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। जोशी जी का रुख कर लेते। जोशी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से। देखिए नेहा जी, जो माननीय अधिवक्ता साहब है उनकी बात से पूर्णतः मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ। उन्होंने जो कहा है कि जो क्राइटेरिया है वो 50% के अंदर का वो रिजर्वेशन का है, उससे बढ़ नहीं सकता, उससे घट नहीं सकता। निश्चित तौर पे यही बात मैं माननीय विजय खेड़ा जी को कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो उनका विषय नहीं है, वो उस विषय को समझने में और समझाने में न सफल रहे। मैं निश्चित तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और हमारी पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान किया था सड़क से सदन तक, और हम सुप्रीम कोर्ट गए इस विषय को लेकर। निश्चित तौर पे आज ये समाजवादी विचारधारा की और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व की जीत हुई है। इस वक्त अब सीधे रुक कर लेते हैं मुन्ना खान जी का। मुन्ना जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि देखिए हमारे पक्ष में फैसला, और जाहिर तौर पे जिस बात का जिक्र वो किया जा रहा था और लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि देखिए ओबीसी आरक्षण की बात करके कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए वक्त भी मिल गया। आप लोगों के लिए भी क्या ये बेनिफिशियल रहेगा क्या? जो तैयारी विधानसभा चुनाव में नहीं दिखी, इससे पहले लोकसभा चुनाव में नहीं दिखी, उससे पहले विधानसभा चुनावों में, कई विधानसभा चुनावों में नहीं दिखी, निकाय चुनावों में दिखेगी क्या? अब तो भारत जोड़ो यात्रा भी यूपी में प्रवेश कर गई। बिल्कुल दिखेगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मैं समझता हूँ बहुत ही मान्य फैसला था और सभी को मानने चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार चुनाव करवा सकती है, तो मैं समझता हूँ आज वो फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निराधार बताया। बिल्कुल ये फैसला जो है ये अहम है और सभी पार्टी को मान्य करनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान की दुहाई देती है, तो मैं समझता हूँ संविधान पे कभी खड़ी नहीं उतरी। संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किसी भी एंगल से आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी का काम यह संविधान को कुचलना। वो संविधान को मानते ही नहीं, उनका एक अलग संविधान है जिसमें वो चलने की कोशिश बार बार करते हैं। पता नहीं उसका कौन सा संविधान है। जैसे किसी भी संविधान को छेड़छाड़ करना, संविधान का अनादर करना, ये नियत और नीति बन गई है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी का। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लो, इसे शाह और शहनशाह की जोड़ी योगी जी ने जो तानाशाही दिखाई है, इससे क्या प्रूफ होता है कि मतलब सरकार चाहे तो लोकतंत्र को कुचल करके वो अपने संविधान में फेरबदल करके वो अपनी मर्जी से चुनाव करवाए, चुनाव रोके, 2 महीने टाले, परिसीमन करवाए, मतलब उसके इच्छा के अनुसार ही अब हिंदुस्तान में काम होने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये मंशा है। तो इस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी से विजय खैरा साहब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका मैं रुख करूं। उससे पहले प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। विजय खैरा साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मुन्ना जी कह रहे संविधान को तार-तार करने का काम आप लोगों ने किया है, और ऐसे में सर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें निकाय चुनावों को लेकर, दरअसल हम बात कर रहे हैं ओबीसी वोटर्स की आबादी उत्तर प्रदेश में 40% से ज्यादा है।
राज्य के करीब 200 विधानसभा सीटों पर ओबीसी फैक्टर काम करता है सर। लोकसभा में भी 40 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वोटर्स प्रभावी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई ये आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां इसको घेर रही थी, इस पर आप लोगों को, और कह रही थी ये दलित विरोधी है पार्टी, ये ओबीसी विरोधी है। यही वजह है कि इन्होंने नियमों को अनदेखा करते हुए अब बिना आरक्षण के ही ये चुनाव कराना होगा, भले ही आप फिर सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन ऐसे में क्या ये आप कह सकते हैं, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि एक बड़ा दांव आप लोगों के हाथ से निकलता उससे पहले ही कहीं ना कहीं आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल कर लिया? चलिए, बिल्कुल, अगर बहुत आप अच्छा सवाल। कंट्रोल कर लिया तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। अगर आप बोल रही हैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सर, ये मेरे पूछने का काम है, मैं पूछ रही हूँ। पहली चीज डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। दूसरी बात ये बार कभी कह रहे थे संविधान की धज्जियां, फलाना धज्जियां। अरे भाई, मुझे ये तो बता दो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज हमारे खिलाफ बोली है, टिप्पणी तो बता दो। अगर आप इतने बड़े देखने वाले हैं, जजमेंट आपने समझा है, जरा बताइए क्या टिप्पणी बोली है कि हमने क्या गलत किया, कुछ कहा है? कोई गलत नहीं किया हमने। इतनी सारी बहस तो हो गई उसके ऊपर, संवैधानिक रूप से ऐसी कोई बात आई नहीं कि जिसमें ये कहा जाए नहीं, वरना तो सरकार को खींच दिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी होता, इनके वकीलों ने खींचा होता, साहब ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। गलत तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तो रिजर्वेशन दे रहे थे ओबीसी को, अब भी देंगे, तब भी देंगे। अगर ये लोग कोशिश करते ना हो रिजर्वेशन, तो लड़ते उसके लिए कि उनका होना चाहिए रिजर्वेशन। अभी दलित की बात भी कह बैठे, अभी जो बोल रहे थे हमसे पहले, अरे भाई हमने तो दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने तो अभी ट्राइबल से राष्ट्रपति बना दिया। नहीं तो दलित राष्ट्रपति बनके कितने हमारे ऊपर तो सब कह ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता, राष्ट्रपति दलित आपके 40% ओबीसी वोट अगर आप कह रहे हैं, नहीं विजय खेरा जी, आपने तो हमको क्यों मिल रहे हैं? बनाया, हमको बताओ ना, हमको क्यों मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हम कैसे जीतते हैं बार बार बराबर? नगारे पीटने से नहीं होगा। क्या दलित राष्ट्रपति बनने के बाद क्या दलित समाज का सुधार हुआ? क्या दलित समाज के लिए कार्य हुए? क्या दलित समाज को देखा गया? आज तक बीजेपी के राज में दलित समाज से ही दुर्व्यवहार किया गया है। आप थोड़ी तय करोगे, ये तो दलित तय करेगा। वो तो हमें वोट दे रहा है ना कि आप तय करेंगे। आप कभी संविधान कह देते, कभी नियत कह देते, कभी दलित कह देते। दलित तो हमारे साथ है, आपके साथ तो है ही नहीं। आपके साथ होता तो ये होता, 300 प्लस सीटें आ रही है यहाँ पर लोकसभा में। नहीं, दिखने में आ गया दलित आपके साथ है, इसीलिए आपने 6 राज्यों में उपचुनाव हारे हो, हिमाचल में हारे हो, दलित आपके साथ है। चलिए, आप उपचुनाव से प्रसन्न है तो आपको उपचुनाव में कभी कभी आपके साथ कोई बात नहीं, आपके साथ कोई भी भारत उपचुनाव से प्रसन्न है। एक उपचुनाव नुकसान हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर नीरज जैन जी का रुख करेंगे। जोशी जी जल्दी से। नेहा जी, मैं कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हमारे कह रहे हैं कि इन्हें कोर्ट ने कोई फटकार नहीं लगाई। मुझे हाई कोर्ट के फैसले का मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन करा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार को उन्होंने फटकार नहीं लगाई कि आपने पिछड़ा आयोग का गठन क्यों नहीं करा? क्यों ये बाद में करना पड़ा इनको? क्या ये इनकी गलती नहीं है? क्या सरकार इसके लिए दोषी नहीं है? कोर्ट ने भी कहा है, तो खेड़ा जी कम से कम उन बातों को संज्ञान ले लीजिए जो आपको कोर्ट ने कहा है। आज आपने करा है वो पहले सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो इस समय, हाई कोर्ट की बात तो सब क्यों ना करे खेरा साहब? हाई कोर्ट की बात क्यों ना किया जाए? हाई कोर्ट ने क्या कहा था? आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए सर? उसका तो जिक्र होगा ना सर। लेकिन गलत करा हाई कोर्ट ने, कह तो रहा हूँ, डंके की चोट कह रहा हूँ, हाईकोर्ट ने गलत सुप्रीम कोर्ट गए। कैसे प्रवक्ता आज हाईकोर्ट को कोर्ट नहीं मानते? हाईकोर्ट ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि पिछड़ा आयोग का गठन करने में सरकार सक्षम नहीं है। आपके सामने तो आ गया, हाईकोर्ट को गलत कह तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम ये कह रहे हैं आपने कह तो दिया, लेकिन अब लेट करा कमीशन तो हमने तो तुरंत बना भी दिया। कमीशन चुनाव लेट हो रहे हैं, पीपल टैक्स के लिए भी तैयार हो गए। जनता पार्टी 3 महीने में करके भी दिखा देंगे, जो 2 साल नहीं होता। प्रश्न करना हम नहीं चाहते थे कि चुनाव डिले हो, और हम आपसे प्रश्न करेंगे। आप सत्ता में हैं, हम आपसे प्रश्न करेंगे। आपको देश को और विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा खेड़ा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो विपक्ष है, जवाब मांगिए ना आप। ठीक है नीरज जैन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश अपना दिया, जो अपना फैसला सुनाया, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबको पढ़ा बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे तो एक समझ में ये नहीं आता है आखिर सुप्रीम कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा। ठीक, दूसरा, हाई कोर्ट ने आखिर इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों की?
2017 के चुनाव हो चुके थे, उस वक्त ही इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? जबकि 2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय ऑलरेडी जिस चीज की जिक्र कर चुकी थी उसको न 12 में लिया गया न 17 में लिया गया। तो आखिर कहीं ना कहीं तो पाबंदी लगेगी। और ये बात सही है कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बैकवर्ड पॉलिटिक्स में आप समझिए जो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आंख बंद करके आप कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी, अपना दावा कुछ करे, 36% वोट समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिले हैं। और सिर्फ उससे घबरा के इन लोगों ने इस प्रकार का उलझुल निर्णय लिया। दूसरा, आप जान लीजिए इनकी मंशा क्या थी कि इस चुनाव को टालने की ही मंशा थी। ये मालूम था कि हमको ये करना चाहिए आरक्षण में, तो क्यों नहीं नीतियों को नियमों को पालन किया गया? क्यों आखिर हाईकोर्ट के बाद आप लोगों ने अचानक जो है ऐसा आयोग गठित कर दिया? क्यों नहीं पहले से किया? ये ऐसा आप जान लीजिए जो वर्तमान में राजनीति चल रही है पूरे देश में, लोकल बॉडीज में भाजपा को बराबर जो मुंह की खानी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश सहित हिमाचल और सब जगह के राज्यों में जो हुए चुनाव में, उस तरह की दुर्दशा से ये लोग घबरा करके ये चुनाव टालने की इनकी मंशा थी, इस पर ये आए हैं। और इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जो ये भी फैक्ट है ना सर कि अगर पूरा ओबीसी वर्ग अखिलेश यादव के साथ चला जाता तो वहाँ पे तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जीत हो जाती है ना सर। क्या रहे हैं, ये कुछ नहीं चाह रहे हैं। इस वक्त एक नूरा कुश्ती हो रही है कि हम ओबीसी के हकदार हैं। ये सत्तारूढ़ दल ये करने का प्रयास कर रहा है, जो एक खाम का हार्ड नट टू क्रैक, एक मतलब एक वाकई में एक बिल्कुल टेढ़ी कहानी है, टेढ़ी खेल लगती है। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, सबका एक नेता होता है। मैंने आपसे कहा लीडर ऑफ यंग जनरेशन यूपी वो अखिलेश यादव है, और ओबीसी ही नहीं सारे लोग उससे प्रभावित हैं। अब कंट्री में हमने आपसे बताया राहुल गांधी जो आजकल कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इससे पीड़ित हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट को इससे यही हम लोगों को अपेक्षा थी कि वो सारी चीजें बराबर करेगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। ठीक है विजय खैरा साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या ये अपने आप को हितैषी दिखाने की बात की जा रही है? क्या ये उसी के लिए एक कदम था क्या, जिस बात का जिक्र अभी जैन साहब कर रहे थे? विजय खैरा साहब, खैरा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जोशी जी रखिए अपनी बात। आज लग रहा है खेड़ा साहब की आवाज इसलिए चली गई क्योंकि विपक्ष की आवाज और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साहब थे और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब यहाँ पर बैठे थे और अन्य विपक्षी दल थे, उन्होंने जो सत्य है उस सत्य को आकलन करा, और इनको सत्य से भागने की आदत है। आज ये जो भागे इसलिए भागे क्योंकि इनको अपनी गलती का जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी बोला, जिस विषय को मैंने पहले लिया था, हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि आप वहां पर जो पिछला आयोग है इसका गठन 6 साल में क्यों नहीं कर पाए, और इनको आनंद फानंद में इसको बनाना पड़ा, जो विषय मैंने नेहा जी उठाया था। निश्चित तौर पर इनकी भागने की आदत है, लेकिन देश के बेरोजगारी से, महंगाई से, परीक्षा लीक से समाजवादी पार्टी आरक्षण की लड़ाई को लड़ती रहेगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये बात तय है, सड़क से लेकर सदन तक। नहीं, इस बात में भी तो कोई दो राय नहीं है ना सर। जोशी जी इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। भले ही आप दलित, पिछड़े और ओबीसी इन तमाम चीजों, इन तमाम वर्ग की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, इनकी बातों को उठाने की बात करते हैं, लेकिन विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी पर ही जता रहे हैं सर। नेहा जी आप कभी आकलन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम को उठा लीजिएगा। यादव को छोड़ दीजिए ओबीसी में, बाकी मैं आप ही के विषय, नेहा जी मैं आप ही के विषय को बड़ा कर देता हूँ। आप पूरे विपक्ष के वोटों को जोड़ लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के जोड़ लीजिएगा। आज सरकार उनकी चल रही है जिनका वोट परसेंटेज टोटल विपक्ष से कम है। आप जुड़वा लीजिएगा और फिर मेरे को बुला लीजिएगा, मैं विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। निश्चित तौर पर मैं कहना टोटल विपक्ष को छोड़ दीजिए ना सर। अखिलेश यादव, अभी उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि युवाओं के नेता अखिलेश यादव। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नेहा जी हम पॉलिटिकल साइंस और कानून के विद्यार्थी बच्चे जानती है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये तो देश की बात कर रहे हैं हमारे साथ, मैं कहना चाहता हूँ अगर वैश्विक नेता, मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, लॉ में सर जानते हैं इस विषय को, मैं उस विषय के आधार पे कह सकता हूँ अगर वैश्विक नेता की कोई छवि है, कोई जीता है इसको, तो केवल अखिलेश यादव जी इसको जीते। ठीक है खैरा साहब,
कैसे से देखते हैं? क्योंकि अभी आपने जैन साहब को भी सुना होगा, उन्होंने बखूबी समझाने की कोशिश की। देखिए, जो विपक्ष का जो वोट बैंक है, अभी भास्कर जोशी जी भी समझा रहे थे कि विपक्ष का पूरा जो वोट बैंक है, ओबीसी भी उन्हें ही वोट देता है, दलित भी उन्हें वोट देता है, पिछड़ा भी उन्हें ही वोट देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट जा रहा है सर? कैसे जीत रहे हैं आप लोग? देखिए, अब बताएं आपको, वो लोग हार के तंग आ चुके हैं। 10 साल तुमको पहले हो गए हारते हुए लगातार, अभी बुरी तरह हार रहे। कभी एक चुनाव जीत जाते हैं तो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं, हमने एक उपचुनाव जीत लिया, हमने एक स्टेट जीत ली। हिंदुस्तान भर में कहीं सब जगह से पट्टा साफ हो गया। नॉर्थ ईस्ट की कल्पना नहीं करते थे, साफ हो गया। बस उत्तर प्रदेश के बाद पहली बार ऐसा हो रहा, लगातार पूरी मेजोरिटी के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री हमारे के नेतृत्व में फिर पार्टी जीती है। उसके बाद भी नहीं मानना तो नहीं मानना, आदमी कोर्ट का हार के आता है, पंचायत में हार के आता है, हम तो पंच की बात ही नहीं मानते साहब। अरे आखिर तय तो जनता करेगी ना कि कौन सही रास्ते पर है, तो जनता ने तय कर दिया है। तय करेगी, लेकिन आप लोगों पे ये भी आरोप लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव तो होने में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन उससे पहले आवारा पशुओं का जो मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, और आप लोगों की जो सरकार है वो इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, इस विषय पर कुछ भी करने का काम नहीं कर रही। देखिए, आवारा पशुओं के लिए कितना काम हो चुका है, ये समय उसकी डिबेट का नहीं है। नहीं, उसके लिए तो घंटा भर चाहिए। जगह जगह हमने गांधी हाउस बना दिए, जगह हमने पार्क बना दिए, मैंने ग्राउंड बना दिए घेर के, हर जिले में ऐसी व्यवस्था कर दी, हर ब्लॉक में कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं फिर भी गाय की तो हम रक्षा करेंगे, इनको जो मर्जी करना है कर लें, जो मर्जी कहना है कह लें। गाय को हम पूछते हैं और गाय की रक्षा करेंगे, गाय को काटने नहीं देंगे। अगर इनका मन है गाय कटवाने का तो कटवाएं, अगर इनका मन है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी है, उन्हें तो दूसरे अपने धर्म के लोगों के बारे में ज्यादा ख्याल रखना होता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कह रहे हैं हम तो सबका ध्यान रखते हैं। मुन्ना खान जी कह रहे हैं हम तो आरक्षण का भी ध्यान रखते हैं, ओबीसी का भी ध्यान रखते हैं, दलित का भी ध्यान रखते हैं, पिछड़े का भी ध्यान रखते हैं, गायों का भी ध्यान रखते हैं। फिर आप लोगों को किस बात पे आपत्ति है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है मौजूदा सरकार तो सब लोगों के खिलाफ ही है? गाड़ी कहाँ खड़ी? जिस गाय के नाम पे वोट मांगा गया बीजेपी के द्वारा, आपने 6 महीने पहले देखा होगा उन गाय माताओं की, गौ माताओं की क्या दुर्दशा हुई। और विजय खेरा जी को ये नहीं पता कि जितने भी गाय बीफ के एक्सपोर्टर है वो बीजेपी के ही बड़े बड़े लीडर है। उन्हें इन बातों का संज्ञान में रख करके डिबेट चैनलों पे बोलना चाहिए कि गाय हमारी माता है। सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। मैं वो कहे तो मैं नाम गिनवा दूं। सवाल दूसरा है, इनकी मनसा क्या है? आपने देखा होगा दिल्ली में नगर निगम की सरकार, उसे किस तरीके से आगे भेजा गया, किस तरीके से 1 साल की डिले करवाई गई और परिसीमन का बहाना करके चुनाव करवाया गया। अलग से हमने तो सेंटर काटने के लिए बना दिए, दूसरे दल वगैरह के लिए। समाजवादी सारे शहर के अंदर फ्री हैंड था, सर्टिफिकेट दे रखा था, चाहे कोई काटो चाहे कोई बेचो, हमने सब बंद कर दिया। आप लगा नहीं सकते आरोप हमारे ऊपर, बोलिए। बीजेपी के पैसे से, बीजेपी के बोलने को आप कुछ भी बोलते रहो, बीजेपी की मशीन से तो 6 सिस्टम से लड़ रही है, बीजेपी से नहीं लड़ रही। ठीक है, हम तो चाहते चुनाव गाय पे हो जाए, यही बोल लो आप। अभी आ रहे हैं चुनाव, इसी में बोल लेना ना कि हमने गाय की रक्षा नहीं की। ठीक है, ठीक है। विजय खेरा साहब, एक सेकेंड। जैन साहब, अब इससे पहले आप कह रहे थे देखिए ओबीसी जो समुदाय है उसने जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन सर 2022 के चुनाव में ओबीसी समुदाय के 153 विधायक बने हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीते वो 90। इसीलिए मैंने दरअसल ये सवाल पूछा था कि क्योंकि ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा, अगर ये कहा जाता है यादवों को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। बाकी जो जातियां हैं ओबीसी में जो आती हैं, अगर यादवों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को भले ही जाता हो वोट, लेकिन उन 153 विधायकों में से बीजेपी के 90 विधायक, सपा के 60 विधायक बने, ये ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो नतीजे आए वो ये स्पष्ट तौर पे बताते हैं। फिर इसका क्या मायने? मतलब अब जो ये आरक्षण का पूरा मुद्दा चल रहा है, ये हाथ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि ये हावी हो जाता और ज्यादा चुनावों के मद्देनजर डैमेज होता। देखिए, एक बात तो ये जान लीजिएगा कि ये जो ओबीसी पे सियासत चल रही है, भले ही अभी आप ही ने बताया कि 150 से ऊपर सीटों पर, 90 सीटों पे वो बैठे हैं, 153 में और 60 सीटों पे ये बैठे हैं। आप रेशियो निकाल दीजिए, टोटल जीता कितना % है। हम इस पर देखते हैं कि 325 के करीब भाजपा के पास 2017 में सीटें थी।
ये हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं वह बम्पर जीती दोबारा। आप दोबारा बैठ गए, किन कारणों से बैठे इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि आप 325 सीटों से आप 300 सीटों के अंदर आ गए हैं। दूसरी तरफ देखिए 47 सीटों वाली सपा 125 सीटों तक पहुंच गई है, तो वोट परसेंटेज किसका बढ़ गया? आप इसको कह सकते हैं मन की तसल्ली के लिए कि यादव सब इनके साथ है, रेस्ट कम्युनिटी अलग है, ठीक है, कुछ शर्त ये मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और के पास भी नहीं है कुछ। जिसका कांग्रेस के पास अपना कुछ परसेंट होगा, वोट तो सब जगह बचते हैं, लेकिन मेजोरिटी का लीडर अगर आप लीडर ऑफ ओबीसी यूपी के अंदर अगर मानेंगे तो कोई और दो नहीं, आंख बंद करके यहाँ पे अखिलेश है। इस वक्त समस्या तो आ जाएगी सामान्य के सामने, सामान्य कहा जाएगा, सब ओबीसी की एससी की पॉलिटिक्स करेंगे, सामान्य कहा जाएगा। बैठे चर्चा में सभी सामान्य लोग हैं, ठीक है ना। तो अब ये अपनी जो है इन्होंने कई, हमने बताया कि कई राज्यों में निकायों में हुए चुनाव के हार, तमाम चीजों को देख करके हमारे प्रवक्ता जी अक्सर भूल जा रहे हैं कि उस पर इन लोगों ने ये सियासत की है नगर पालिका की। इस वक्त ये जान रहे हैं कि हमारा चुनाव कराना अच्छा नहीं है, हक में नहीं है। हम इसको इसलिए बताते हैं कि पहले भाजपा से पहले हमारे यहाँ छात्र संघ के चुनाव विश्वविद्यालयों में हुआ करते थे, लेकिन अब इनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी है जो पहले चुनाव की मांग करता था, उसने चुनाव की मांग बंद कर दी, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट में इनकी ग्राफ काफी डाउन हो चुका है, ये जीत नहीं पाएंगे। जिस चीज को जीत नहीं पाते ये उस चीज को करने नहीं देते हैं और कहीं न्याय ना कहीं तरह का बहाना बना देते हैं। देखिए एक मैडम मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जो आवारा आपने पशुओं की बात की थी और हमारे प्रवक्ता जी गाय पकड़ के बैठ गए। ये गाय भैंस से नहीं है, शहरी आबादी में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ में एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कॉलोनी है 60 अपार्टमेंट, आप ये समझ लीजिए 150 से ऊपर नागरिकों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं, कोई उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। और अभी पिछले हफ्ते मतलब छुट्टी में वेकेशन में एक PIL दाखिल हो गई है माननीय उच्च न्यायालय में। तो अब आप बताइए इस तरह की असुरक्षा की भावना हमारे जानवरों से तो है ही, जानवरों से तो गांव को है, ग्रामीणों को है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाय भैंसे काटने की और व्यापार करने की बात नहीं है। एक बात तो सही कि मुन्ना जी ने की, जो मेरे ही समाज का एक जैन है गुजरात से, देश के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है गोमांस के, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, कोई सही बात नहीं है गुनाह कहने के लिए, लेकिन हम खाली इस चीज को लाके अपने पक्ष की बात के लिए हम क्यों रख देते हैं, क्यों नहीं और चीजों को छोड़े। जानवर आवारा छोटा पशुओं में खाली गाय भैंसे नहीं आती है, कुत्ते भी आ रहे हैं, समझे, सुअर आते हैं, इनके लिए कोई सॉलिड प्रूफ आपके पास इलाज नहीं है। लखनऊ शहर के अंदर हम रहते हैं और जो रहते हैं उनसे पूछिए क्या स्थिति है। ठीक है, ये है इनकी। ठीक है, ठीक है जोशी जी, अब क्योंकि वक्त भी आप लोगों को मिल गया है, तैयारियों को कैसे बेहतर किया जाएगा? न्याय इसकी तैयारी पार्टी ने पहले ही कर ली है निकाय चुनाव की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के माध्यम से कैंडिडेट के बायोडा ले लिए हैं और रण में जो जाता है चाहे सेना जोशी जी आपकी आवाज मिल नहीं पा रही और खतौली के हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करा है। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे जीते हुए विधायक हैं या जो हार गए विधायक, उनसे भी रायशुमारी हो गई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर वहां पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए और उन्होंने बैठक ले ली गई है। और इस बार समाजवादी पार्टी के तरफ प्रदेश पूरी आशा भरी नजरों से देख रहा है, इसलिए बायोडा की संख्या भी बहुत है, हर सीट पे बहुत दावेदार है। निश्चित तौर पे हमें पूरा लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग नगर पालिका नगर निगम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मुन्ना जी आप लोगों की तैयारी कैसे और बेहतर होगी? बेहतर होगी तैयारी, हम लोगों ने वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे कार्य शुरू कर दिया है, जितने भी लोगों से जनसंपर्क है वो किया जा रहा है। तो इस बार जो चुनाव होंगे निकाय चुनाव, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस बेहतर करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है ब्लॉक स्तर पे कार्य करे, जितने भी कार्य करता है वो सब के सब अपने कार्य पे लगे हुए, सभी एक्टिव है। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर करने की कोशिश करेगी। जी विजय खैरा साहब, क्योंकि अब तो सोने पे सुहागा हो गया, वक्त भी आप लोगों को मिल गया और साथ ही साथ आप जिस तरह से चाहते थे वही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दे दिया, तो ऐसे में अब ये क्या कहा जा सकता है कि विपक्ष को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? देखिए, हमें न वक्त की तब जरूरत थी, न अब है, न कभी होगी। हम तो 3 से 65 दिन काम करते हैं, या आप भी जानते हो, बाकी सब लोग तो जानते ही हैं, इसलिए हमें इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता आपने समय मिल गया नहीं मिल गया।
हम तो पूरी तरह तब भी तैयार थे, हमारा संगठन अब भी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता अब भी तैयार हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन बात जहाँ तक इनका सवाल है, ये अभी कह रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, हम ब्लॉक पे जीतेंगे, हम उस पर जीतेंगे, वो तो देख ही लेंगे जब चुनाव आएगा। अभी तक तो इनकी सारी बातें ऐसी निकली हैं। माना कि तू कयामत है, गालिब का एक शेर सुन जाए विजय खैरा जी। हाँ, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो इतना घमंड भी ठीक नहीं है, दौर बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते हैं, नकाबे उतरते हैं, थोड़ा वो चेहरे बदलते रहते हैं तो कोई बात नहीं होता, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप तो चेहरा बदल के ही बैठते हैं, शासन हो या बगैर शासन हो, करते कुछ है, कहते कुछ है, चेहरा कुछ है, प्राकृतिक नियम है, ये बदलाव कार्यकलापों में आपका चेहरा घमंड भी ठीक नहीं, घमंड रावण के नहीं है। नकाब पहन के काम करते हैं ना, तो हम और आप क्या है? आपके सामने जो 5 साल आपने किया था वो सबको पता ही है, सब पता है। आपके कितने सारे बड़े देश में जो हो रहा है वो भी पता है विजय खैरा जी, सबके ऊपर सभी को पता है। कोर्ट से 8 साल का बच्चा भी कह रहा है कि आप क्या चेहरा लेके जाएंगे चुनाव पे, अभी तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा। अब तो हर गांव, हर जितने नेता थे सबके सब जेल चले जा रहे हैं, सबके सब पकड़े जा रहे हैं। कोई जमीन माफिया में पकड़ा जा रहा है, कोई शराब माफिया में पकड़ा जा रहा है, आप पकड़े जा रहे हैं। आप तो बराबर कहाँ तक आप चुनाव लड़ेंगे? आप निकाय आने दीजिएगा, सामने फैसला हो जाएगा। जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, हमने तब भी रिजर्वेशन किया था, हम आज भी कर रहे हैं, और हम हमेशा ओबीसी के लिए और दलितों के लिए, ट्राइबल्स के लिए लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। वो हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्र का। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत कहा जा सकता है कि सरकार को मिल गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी मौका मिल गया है कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर करें और निकाय चुनाव को बेहतर तरीके से लड़े। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।